चलिए दोस्तों, आज जो आपको वीडियो दिया जा रहा है वो चूँकि वीडियो जो है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, लेकिन उससे पूर्व जो घटना घटी थी जिसका परिणाम निकला था जलियांवाला हत्याकांड, उसका परिणाम निकला था। तो जो परिणाम निकला था वो रॉलेट एक्ट, इससे पूर्व जलियांवाला हत्याकांड से पूर्व ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट था, यानी कि रॉलेट एक्ट लाया गया था। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये जलियांवाला हत्याकांड की पृष्ठभूमि है। इसी के बाद जस्ट जलियांवाला हत्याकांड का आपको वीडियो देंगे। तो यहाँ से देखिएगा, जो रॉलेट एक्ट जो लाया गया था वो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने हेतु उपाय सुझाना था। यानी कि जो एक्ट लाया गया था, चूँकि महात्मा गांधी जी के 1915 में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था। महात्मा गांधी जी के आगमन से भारत में क्रांतिकारियों को अत्यधिक बल मिला था, यानी कि हर एक क्षेत्रों में हड़तालें करने लगे थे। इसी क्रम में यानी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे क्षेत्रों में हड़तालें हो रही थीं। तो इन गतिविधियों को, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। ये जो लाया गया था, जो रॉलेट एक्ट लाया गया था, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये किया था कि जो 10 दिसंबर 1917 को उपाय सुझाने हेतु 10 दिसंबर 1917 को एक समिति बनाई और एक समिति का गठन किया। समिति के गठन में जो अध्यक्ष बनाया गया था, जो अध्यक्ष समिति के जो अध्यक्ष थे वो सिडनी रॉलेट थे। ये सिडनी रॉलेट समिति के अध्यक्ष थे। जो सिडनी रॉलेट थे ये इंग्लैंड हाई कोर्ट के जज थे। जो सिडनी रॉलेट थे वो इंग्लैंड जो हाई कोर्ट था, इंग्लैंड हाई कोर्ट के ये जज थे। इन जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और समिति ने जो रिपोर्ट दी वो 15 अप्रैल 1918 को समिति ने रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट में ये नियम बनाया गया था, यानी कि रिपोर्ट में बहुत सारे कठोर नियम थे। उस कठोर नियम में एक नियम ये था कि संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को, क्रांतिकारियों को नहीं, किसी भी भारतीय को, यानी कि किसी भी भारतीय की गिरफ्तारी की जा सकती है। केवल किसके आधार पर? संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय की गिरफ्तारी की जा सकती है। क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी तो है ही। तो ये कठोर नियम जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो समिति बनाई थी उसने रिपोर्ट दी थी, उसमें एक नियम बनाया गया था। तो ये जो नियम बना था, जो एक्ट है, एक्ट पारित हुआ था 18 मार्च 1919 में एक्ट को पारित कर दिया गया था। और एक्ट को जब पारित किया गया तो भारतीयों के द्वारा इसे काला कानून इसे नाम दिया गया, इसे काला कानून नाम दिया गया। और काला कानून इसलिए नाम दिया गया था कि यह एक्ट ऐसा था जिसमें, चूँकि भारतीयों के द्वारा एक नारा भी दिया गया था, नो अपील, नो दलील, नो वकील। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बन जाता है, यानी कि नो अपील, किसी प्रकार की किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी, कोई वकील आप कर नहीं सकते हैं और किसी प्रकार की आप याचिका दायर नहीं कर सकते हैं या दलील नहीं दे सकते हैं। तो ये नारा भारतीयों के द्वारा ही दिया गया था कि ऐसा कानून है जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील, ये क्रियाएं नहीं की जा सकती हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के, जब ये रॉलेट एक्ट पारित हो गया तो गांधी जी के आह्वान पर, बुलावे पर पूरे देश में हड़तालों का आयोजन किया गया। जो हड़तालों का आयोजन किया गया था वो 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़तालों का आयोजन किया गया था। चूँकि हड़ताल जो शब्द है वो गांधी जी के हथियारों में एक शब्द है, यानी कि गांधी जी के हथियारों में हड़ताल एक शब्द है ही। तो हड़तालों का आयोजन किया गया था। जब हड़तालों का आयोजन किया जा रहा था तो 9 अप्रैल को एक जुलूस निकाला गया था पंजाब वाले क्षेत्र में। तो इस जुलूस में, अभी इसके बारे में आगे जानकारी दे रहे हैं जुलूस के बारे में। इस जुलूस में हिंदू मुस्लिम दोनों लोग शामिल हुए थे और एकता का प्रदर्शन कर रहे थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम एक ही हैं। तो जुलूस में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। जबकि रामनवमी के समय पर ये जुलूस निकाला गया था।
तो इस जुलूस के समय में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनका जो पूरा नाम है वो सैफुद्दीन किचलू है, यानी कि सैफुद्दीन, ये किचलू हैं सैफुद्दीन, और जो डॉक्टर सतपाल हैं, इन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इन दो लोगों की गिरफ्तारी से भारत में जो हड़तालों का आयोजन हुआ या जो क्रांतिकारी गतिविधि हुआ वो और अत्यधिक भड़क गई। तो जस्ट इसी के बाद जो रॉलेट एक्ट का परिणाम निकलेगा, जलियांवाला हत्याकांड, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका परिणाम निकलेगा। और आगे जाकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो परिणाम निकलेगा वो भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होगा। तो जस्ट इसी के बाद जलियांवाला हत्याकांड। चलो दोस्तों, रॉलेट एक्ट का जो परिणाम निकला वो जलियांवाला हत्याकांड है। तो चूँकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसी क्रम में चूँकि पूरे भारत में हड़तालें चल रही थीं और राजद्रोह के तहत क्रांतिकारियों को या अन्य भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। तो ये जो गिरफ्तारी का जो कार्यक्रम चल रहा था ये भारतीयों को अच्छा नहीं लगा, भारतीयों ने अपना अपमान समझा, जिसके विरोध में देश के विभिन्न क्षेत्रों में हड़तालों का कार्यक्रम चल रहा था। इसी क्रम में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी। फिर 8 अप्रैल 1919 को पलवल में, चूँकि गांधी जी यानी कि क्षेत्र में जा रहे थे, तो गांधी जी को पलवल में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी अमृतसर तक पहुंच ही नहीं पाए थे। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, यानी कि रामनवमी के दिन, यानी कि इस क्षेत्र में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। जलियांवाले बाग में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग है। यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई गई थी। सभा में ये था कि जो जलियांवाले बाग में जो सभा बुलाई गई थी, तो जो सभा यानी कि जो बाग था, बाग तो बड़ा था, लेकिन अंदर प्रवेश करने के लिए या बाहर निकलने के लिए जो उसका प्रवेश द्वार था वो बहुत ही सकरा था, मार्ग उसका बहुत ही सकरा था। लेकिन अंदर जो बाग का विस्तार था वो बहुत बड़ा था बाग। तो जब ये जलियांवाले बाग में सभा चल रही थी, इस सभा में लगभग 20,000 व्यक्ति शामिल थे, यानी कि 20,000 लोग इस सभा में शामिल थे। तो इसी समय जो पंजाब क्षेत्र का जो उप गवर्नर था, जिसका नाम यानी कि पंजाब क्षेत्र का उप गवर्नर था जनरल ओ डायर। ये जनरल ओ डायर ने ये समझा कि यानी कि ये आरोप लगाया कि राजद्रोह के तहत उसने जो गोलियां चलवाई थी वो राजद्रोह के तहत गोलियां चलवाई थी। तो जलियांवाले बाग में जनरल ओ डायर 150 सैनिकों के सहित जलियांवाले बाग में पहुंचा। मार्ग सकरा था, अंदर उसने प्रवेश किया। 150 सैनिक भी अंदर प्रवेश कर चुके थे और उसने गेट को बंद कर दिया था। मार्ग सकरा भी था, फिर भी उसने गेट को बंद कर दिया था। और लगभग 10 मिनट तक, यानी कि 10 मिनट तक 24 राउंड गोलियां इसने चलवाई थीं। 10 मिनट तक, लगातार 10 मिनट तक 24 राउंड गोलियां इसने चलवाई थी। यानी कि जब तक सैनिकों की पूरी गोलियां समाप्त नहीं हो गई थी तब तक लगातार गोलियां चलती रही थीं। तो जो 20,000 जो यहाँ पर लोग थे, जिसमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे, महिलाएं भी थीं, जो 20,000 लोग थे उनमें से लगभग 1,000 लोग मारे गए थे। इसने गोली चलाने का आदेश दिया था, लगातार 10 मिनट तक गोलियां चली। 1,000 लोग मारे गए थे। 1,000 लोगों में जब ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में ये कहा गया था कि केवल और केवल 379 व्यक्ति या 379 लोगों की ही मृत्यु हुई थी, जबकि 1,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे। बच्चे बूढ़े इसमें सब थे,
लेकिन सरकार ने रिपोर्ट क्या दी कि 379 केवल लोग मारे गए हैं। तो मारे गए थे 1000 से ज़्यादा लोग। तो जब 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए तो ब्रिटिश सरकार में, जो ब्रिटिश सरकार है उसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 उपाधियाँ दी थीं। एक उपाधि तो इनको नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी, एक उपाधि इनको सर की दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला जो बाघ हत्याकांड है इसके विरोध में दोनों उपाधियों को यानी कि त्याग दिया था। ये दोनों उपाधियाँ इन्होंने त्यागी थीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की और सर की उपाधि को त्याग दिया था। और एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है सर शंकरन नायर थे। ये जो सर शंकरन नायर थे, जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें ये सदस्य थे। तो इन्होंने कार्यकारिणी परिषद जो थी, कार्यकारिणी जो परिषद थी, परिषद से भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना जो भी सम्मान ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, ये इन दोनों लोगों ने त्याग दिया था, यानी कि ये इन दोनों लोगों ने इसका त्याग कर दिया था। तो ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं किसने त्यागी, किसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस किस ने कौन सी उपाधियाँ त्यागी। अब इसके बाद आइएगा, चूँकि विद्रोह चल ही रहा था और विद्रोह इतना भी नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरे भारत में दमन चक्र चल रहा था। बॉम्बे हुआ, अहमदाबाद हुआ, दिल्ली हुआ, ये जो बड़े बड़े शहर हैं इन शहरों में ब्रिटिश गवर्नमेंट का दमन चक्र जारी था। तो कांग्रेस का आग्रह है, कांग्रेस तो चूँकि आग्रह शुरुआत से करती ही आई है, तो कांग्रेस का आग्रह था और साथ में ये भी था कि सर्वव्यापी यानी कि पूरे विश्व में इस जलियांवाला जो बाघ हत्याकांड है इसकी आलोचना हुई थी। तो इसको देखते हुए यानी कि सर्वव्यापी असंतोष भी था। इन सब को देख करके ब्रिटिश सरकार ने 1 अक्टूबर 1919 को एक समिति गठित की। इस समिति का नाम था हंटर समिति थी। इस हंटर समिति में 5 अंग्रेज थे और जो 3 जो भारतीय थे, यानी कि 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे। हंटर जो कमीशन यानी कि जो हंटर समिति बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था, इसमें जो 5 अंग्रेज थे वो इसमें लॉर्ड हंटर हैं। ये लॉर्ड जो हंटर थे इस आयोग के अध्यक्ष ही बनाए गए थे, इसीलिए इसको नाम ही दिया गया था हंटर आयोग या हंटर समिति। 4 जो अन्य लोग थे उनके नाम देख लीजिएगा, जॉर्ज रैकिंग, WF राइस, जॉर्ज बैरो, थॉमस स्मिथ। ये 5 लोग थे। समिति के अध्यक्ष लॉर्ड हंटर साहब थे और 1 अक्टूबर 1919 को ये समिति यानी कि आयोग का गठन किया जा चुका था। 3 भारतीयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, चिमनलाल शीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 3 भारतीय जो इस समिति में भी शामिल थे। जो टोटल सदस्य थे वो 8 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। समिति ने 1 अक्टूबर 1919 में ये गठित हुई थी। मार्च 1920 में इसने रिपोर्ट दी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। बस इतना सा स्टेटमेंट दे करके अपना पल्ला झाड़ लिया था। ब्रिटिश सरकार पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। ये रिपोर्ट थी, सरकार का कोई दोष नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया था, जिसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो मदन मोहन मालवीय साहब को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा अन्य जो सदस्य थे जो जांच हेतु जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो कांग्रेस ने आयोग का गठन किया था, उसमें जो अन्य सदस्य थे पंडित मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास
और पोपल जयकर, ये जो 4 अन्य सदस्य थे, यानी कि जो टोटल सदस्यों की संख्या है वो कितनी थी, वो 5 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित 5 सदस्य थे। और जब इस आयोग ने जांच की और जांच के बाद जो अपनी रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट में सिर्फ इतना कहा गया था, यानी कि निंदा की, बस हो गया पूरा। यानी कि जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड की केवल निंदा की। और उसके बाद आइएगा, तो जो महात्मा गांधी जी थे जिनको पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्होंने स्टेटमेंट लिखा है, पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज निकम्बी सरकारी लीपापोती। ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट गांधी जी का स्टेटमेंट था। किसके विरोध में था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में स्टेटमेंट अपना दिया था। इसके अलावा जो ब्रिटिश सरकार है, चूँकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके बाद जो जनरल जो ओडायर था वो यहाँ से उसका ट्रांसफ़र होके ब्रिटेन चला गया था। तो वहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो इंग्लैंड की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार ने जनरल यानी कि डायर को एक उपाधि और एक विशेष उपाधि दी थी, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ये उसको उपाधि वहाँ पर दी गई थी। किसको? जनरल डायर ने, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, उसको एक विशेष उपाधि भी दी गई, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर नाम से उसे उपाधि दी गई। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो अमृतसर वाला क्षेत्र था, यहाँ पर एक विशेष रूप से एक डंडा फौज बनाई गई थी। और डंडा फौज जो बनाई गई थी वो, यानी कि यहाँ पर थे चिमन लाल, ये चिमन लाल द्वारा एक फौज का निर्माण किया गया था जिसका नाम था डंडा फौज। डंडा फौज का संबंध किससे हो गया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से हो गया है, जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो जो रॉलेट एक्ट है उसका परिणाम निकला जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो फिर इसका जो परिणाम निकलेगा वो असहयोग आंदोलन निकलेगा। तो इन सब का जो परिणाम निकलेगा लास्ट में, तो वो एक आंदोलन फिर से शुरू होगा, असहयोग आंदोलन। ये गांधी जी के द्वारा चलाया जाएगा। तो ये जो 3 जो आंदोलन है, रॉलेट एक्ट हुआ, ठीक है, जो पारित हुआ था, उसका परिणाम निकला जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड का परिणाम निकलेगा असहयोग आंदोलन, जो आगे प्रारंभ होगा गांधी जी के द्वारा, ये आंदोलन चलाया जाएगा। तो ये जो आपको वीडियो दिया गया है रॉलेट एक्ट से जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। असहयोग आंदोलन का वीडियो आपको अलग से दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।